18 के साथ कुछ नहीं हुआ ना अभी तक। देखिए 18 में ऐसा हमारे पास कोई क्वेश्चन बना भी नहीं है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंटली। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास टाइटल्स हैं उन सबको एबॉलिश करना है। ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड मिलिट्री बैकग्राउंड का छोड़कर जितने भी टाइटल्स हैं उन सबको एबॉलिश रखना है, सो डैट की इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था, राजा राजाधिराज महाराज, इस तरीके के टाइटल्स मिलते थे, राजा महाराजा प्रिंस। तो इससे क्या होता था कि स्पेसिफिकली पता चलता था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से किस तरीके से डिफरेंट है। तो इक्वालिटी नहीं थी उस वजह से। तो इक्वालिटी के लिए क्या है कि कोई भी अपने नाम के आगे या पीछे कोई भी टाइटल्स नहीं लगाएगा, सो डैट कि सबके बीच में इक्वालिटी रहे। तो यहां पर लगा कि क्यों भाई, अगर कोई साइंटिस्ट टाइप पर्सन होगा तो वो कैसे अलग दिखाई देगा, या फिर आपकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप किस तरीके से बाकी लोगों से अलग दिखाई देंगे, या फिर किसी ने विद रिगार्ड टू द इंडियन आर्मी कोई पोस्ट अचीव करी है तो उनके बारे में कैसे आप लोगों को पता चलेगा। तो सिर्फ दो फील्ड को हमारे पास अलग रखा गया, फर्स्ट वन इज द एजुकेशन एंड सेकंड इज द मिलिट्री। तो यहां पर जितने भी आपको डेजिग्नेशन मिलते हैं वो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, बट इनके अलावा कोई भी डेजिग्नेशन अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। तो इसमें केसेस हुए हैं हमारे पास लाइक कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। क्या इस टाइप के टाइटल्स को हम यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही हमें दिए हैं। तो लाइक अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं तो हम उसे यूज कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अगर आप इन चीजों का यूज करते हैं तो वो भी राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट में जाता है। गॉट इट? तो लिख लीजिए एक छोटी सी लाइन, एबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट आर्टिकल 18, abolition of title except military and academic titles, except military and academic title, military and academic title। डन। केस याद रखना बस, 1967 के अगेंस्ट में केस हुआ था, और अगेन एक ये केस हुआ था 1990s के अराउंड। तो वहां पर बोला गया है कि सिंपली कि जैसे लिख लीजिए, डेट इज भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री एंड नेशनल अवार्ड्स। सो ये सारे के सारे हम यूज नहीं करेंगे। आवाज नहीं आ रही है क्या? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, सो ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल 18। इसमें कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन फॉर्मुलेट नहीं हुआ है, बस आपको पता होना चाहिए कि 14 to 18 जो हमारे पास है राइट टू इक्वालिटी के साथ होते हैं, और एक एक आर्टिकल आपको क्रैम्प होना चाहिए। गॉट इट? सो नाउ न्यू हेडिंग डालिए, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 इज बिट इंपॉर्टेंट। इसमें आपको न्यूमरस केसेस मिलेंगे, केस स्टडी ऑलरेडी सर ने आप लोगों को करवा दी होगी। ऐसा सर ने बोला है मुझे कि जितने भी केसेस रिगार्डिंग है, जितना भी मेंस का रिगार्डिंग है, वो सर का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हमें प्रीलिम्स के लिए देखना है। तो आर्टिकल 19 में देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A B C D E F जितने भी हैं वो हमारे पास क्या क्या पार्ट्स हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है कि कौन सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो पर्टिकुलर आर्टिकल के क्लॉज के अगेंस्ट में लगता है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में सिर्फ यही दो पार्ट से फॉर्मुलेट होंगे और कहीं से नहीं। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स फॉर द 6 फंडामेंटल राइट्स इन द नेचर। आर्टिकल्स 19 provides 6 fundamental rights, 6 fundamental rights in the nature of freedom, in the nature of freedom,
these are guaranteed to Indian citizen. These are guaranteed to Indian citizen with some reasonable restrictions. With some reasonable restrictions. Okay. So एक काम कीजिएगा, पूरी कॉपी में एक ग्राफ नहीं है, like this one. आर्टिकल रिलेटेड फ्रीडम, ठीक है, यहां पर हमारे पास आएगा आर्टिकल, यहां पर आ जाएगा हमारे पास फ्रीडम। आर्टिकल वाले क्लॉज को बहुत छोटा रखिएगा, फ्रीडम वाले क्लॉज को जितना बड़ा रख सकते हो कोशिश कीजिएगा। और यहां पर आएगा हमारे पास अगेन आर्टिकल, यहां पर आएगा रिस्ट्रिक्शन। अगेन इस आर्टिकल वाले क्लॉज को बिल्कुल छोटा, रिस्ट्रिक्शन वाले को जितना बड़ा आप लोग कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे पास आर्टिकल 19 क्लॉज ए में हमारे पास फ्रीडम्स प्रोवाइडेड है, सिमिलरली आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में उसके ऊपर क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो चीज इंपोज की गई हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, यहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज ए फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट में लिखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मेन है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर हमारे पास क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, लिखिए फ्रीडम, यहीं पे इसी के अंडर, यहाँ पे आपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिख दिया होगा, देन इसी के अंडर लिखिएगा फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया, इसके अंडर एक और पॉइंट इंक्लूड कीजिए, फ्रीडम ऑफ पीपल्स टू राइट टू नो, फ्रीडम ऑफ पीपल्स टू राइट टू नो। जानने का अधिकार। ओके, सो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर 19 क्लॉज 2, क्योंकि जितनी भी हमारे पास क्लॉज ए के अंडर फ्रीडम दी हुई है, जितने भी जानने ना जानने की, वो सब हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। एक बार ऑलरेडी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें बकायदा बोला है कि कितनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है 19 क्लॉज ए के ऊपर, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर नंबर ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कितनी है नंबर्स में, तो याद रखिएगा इट इज 8। ओके, तो यहाँ पे 19 क्लॉज 2 के नीचे लिख लीजिए 8 रिस्ट्रिक्शंस, 8 रिस्ट्रिक्शंस। सो पॉइंट वाइज लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज with regard to integrity and sovereignty of India, with regard to point wise, first is integrity and sovereignty of India, second point मतलब second restriction, security of the state, third restriction, friendly relation with the foreign state, friendly relation with the foreign state, fourth is public order, public order, fifth is contempt of court, restrictions चल रही है नंबर ऑफ 8 इन टोटल, तो मैं उसको आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सर ने आपको इसको एज अ पैराग्राफ और इन अ फॉर्म ऑफ केस स्टडीज कराया होगा, तो प्रीलिम्स में आपको उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि 8 रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है और जो कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में लगती है। गॉट इट? लिखिए इसमें, नेक्स्ट लिखिए डिसेंसी एंड मोरालिटी, डिसेंसी एंड मोरालिटी, नेक्स्ट इज
defamation, next is incitement to an offense, INCITE, incitement, MENT, incitement to an offense. तो आपको इस अब सिर्फ समझिए, आपको इस देश में रहकर कुछ भी बोलने की और कुछ भी एक्सप्रेस करने की पूरी फ्रीडम है, बट इस फ्रीडम के ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं अगर आप इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बियॉन्ड जाने की कोशिश करें, जैसे हेट स्पीच, जहां पर आप लोग इंडिया को, आप लोग इन द सेंस पॉलिटिशियंस या फिर कोई भी धर्म गुरु जो कि हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। अनटिल और अनलेस 4 लोगों के बीच में आप बोलिए, किसने मना किया? आप एक जनसभा संबोधित कर रहे हैं और वहां पर कुछ बोलेंगे तो आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल ऑफेंस चार्ज किया जाएगा। गॉट इट? सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ आप बोलेंगे जिससे कि हमारी सिक्योरिटी लीक हो रही है। एग्जाम्पल के लिए आप इंडियन आर्मी के पूरे सिंबल्स को समझाने लग जाए या फिर उनका जो आने वाला अपकमिंग मिशन है और आपको कहीं से लीक हो गया वो आपके पास, आप उसको समझाने लग जाए तो भी आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो दिस इज अबाउट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। या फिर आपने किसी क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं तो वो भी हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आएगा। सेकंड, थर्ड इज आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आप हमारी फ्रेंडली टेरिटरी के अगेंस्ट में हमारी गवर्नमेंट चले जाए या फिर अगेंस्ट में हमारे पीपल्स चले जाए, तो वो भी हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर है। आप कहीं पर भी जाके नेपाल के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते एक बड़ी जनसभा में। अगर आप बोलोगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लग सकता है। भूटान के अगेंस्ट में हमारी फ्रेंडली टेरिटरीज हैं, ऑलरेडी हमने ट्रीटी साइन करी है उनके साथ फ्रेंड की, तो उनके अगेंस्ट में आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दीज आर द पॉइंट्स, लाइक अब कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते, किसी और पर्सन के इंडिविजुअलिटी के खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों की लड़ाई हुई आपस में और मैंने इन्हें ऐसा कुछ बोल दिया कि इन्होंने दिल पे ले लिया, तो ये अपनी प्रॉपर्टी का 100 टाइम्स तक मुझ पर डिफेमेशन केस कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट लिखिए, एक बार ए पॉइंट इज कंप्लीट। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्लॉज बी, 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ठीक है, तो इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? इसके ऊपर जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है डेट कम्स इन आर्टिकल 19 क्लॉज 3। जैसे इसमें हमारे पास 8 ग्राउंड्स थे, यहां पर हमारे पास 3 ग्राउंड्स आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में कितने ग्राउंड्स हैं, असेंबली के अगेंस्ट में कितने ग्राउंड्स हैं, नेक्स्ट इज एसोसिएशन के अगेंस्ट में कितने ग्राउंड्स हैं, यू हैव टू मैच देम। तो याद रखिएगा सिंपल वर्ड्स में। अगेंस्ट में लिखिए असेंबली, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसमें फर्स्ट पॉइंट इज असेंबली मस्ट बी पीसफुल। नेक्स्ट इज असेंबली मस्ट बी unarmed. Assembly must be unarmed. Next is restriction under Article 19 Clause 3. इसके अंदर ही लिखिएगा restriction under 19 Clause 3 includes sovereignty of India, sovereignty and integrity of India, plus public order. Sovereignty and integrity of India plus public order. Public order means it's a kind of government order. Okay, इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इज 19 क्लॉज ए क्लॉज सी, 19 क्लॉज ए क्लॉज सी, दैट इज फॉर्मिंग एसोसिएशन। फॉर्मिंग एसोसिएशंस,
अगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस के लिए जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट वाज इन आर्टिकल 19 क्लॉज 4, दैट वाज इन आर्टिकल 19 क्लॉज 4। अगेन इसमें भी हमारे पास 3 ग्राउंड्स हैं जहां पर एसोसिएशन को फॉर्म होने नहीं दिया जाता। कभी भी देश की अखंडता के खिलाफ कोई एक पीसफुल भी असेंबली हो रही हो तो उसको भी होने नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कल की डेट में कुछ लोग मिलके बारदो लैंड, जो हमारे पास बोडो लैंड है, उसके लिए जाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी उसे अलाउड नहीं करेगी। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, सोनम वांगचुक ने लद्दाख में एक पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर लेके जाने की कोशिश करी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास तक, गवर्नमेंट ने उसे भी जाने नहीं दिया। इसके पीछे 2 रीजन दिए, पहला कि हमारे पास फ्रेंडली टेरिटरी, एंड सेकंड थिंग हमारे पास दिस वन फॉर्मिंग एसोसिएशन, वहां पर सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया। तो ये चीज याद रखिएगा, अगेन न्यूज में है तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंडर, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर, नेक्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर, and third is morality, third is morality. Okay, 3 grounds are there. Next article is article 19 clause 1 clause D, article 19 clause 1 clause D, that is freedom of movement, freedom of movement। अगेन यहां पर भी हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। यहां पर हमारे पास 2004 में एक केस हुआ था जिसमें कि कुछ प्रोस्टिट्यूट्स थे, उनको एड्स हो गया है, तो उन्होंने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि आप इस पर्टिकुलर एरिया से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक वाज देयर। ये चीज याद रखिएगा, आपके मूवमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है, बट ये होना चाहिए कि आप नॉर्मल या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म नहीं कर रहे हो। अगर हार्म कर रहे हो तो आप जहां हो आपको डिटेन कर लिया जाएगा। ये ऑलरेडी केस 2004 में हो चुका है, जहां पर कुछ वुमेन प्रोस्टिट्यूट्स थे, उन्होंने बोला कि हमें मूवमेंट करने की रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई गई है। तो वहां के हाई कोर्ट ने बोला जस्ट बिकॉज आप एक ऐसी डिजीज से फिर घूम रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे पीपल्स को ये नॉर्मल डिजीज हो सकती। ठीक है, लिख लीजिए इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यहां पर लिखिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आर्टिकल 19 क्लॉज 5, आर्टिकल 19 क्लॉज 5। ओके, इट हैज ओनली 2 ग्राउंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, एंड सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। कोई अंडमान निकोबार गया आप में से? कोई नहीं गया? कभी जाइएगा, कुछ प्लेसेस ओपन है टूरिस्ट के लिए, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर आप पैर भी नहीं रख सकते। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ियां ही आपको एज अ फ्लीट लेकर जाएंगी। जैसे शाम के बाद 8 बजे के बाद आप ऋषिकेश जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो आपके लिए आगे एक गाड़ी रहती है, पीछे एक गाड़ी रहती है, और 15 गाड़ियों का एक काफिला रहता है। नहीं, ये हरिद्वार वाली साइड से नहीं जाते हैं, कॉन्वॉय के थ्रू जाते हैं भैया। अच्छा, अब तो कॉरिडोर बन गया, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अब रिसेंट कॉरिडोर बना है, लेकिन उससे पहले अगर आप देख, आज से कम 8 साल पहले, ये जितना भी आप यहाँ से जाते हो, हाथियों का पूरा जितना भी है, राजा जी नेशनल पार्क के अंडर से आप जाते हो, आप दोबारा देखिएगा, उत्तराखंड के राजा जी नेशनल पार्क के अंडर से आप जब भी जाते हो तो एक कॉन्वॉय के थ्रू जाते हो। आप सर्च कर लीजिए, हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी, आपको नहीं लेके गए होंगे,
या तो आप दिन के समय पे गए होंगे, वहां पर कॉन्वॉय जाता है। ओके, तो आप बस इतना याद रखिए कि जहां पर भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं या फिर एनिमल्स वाला खतरा होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ट्राइब्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप उनके पास नहीं जा सकते। तो इट वॉज इन आर्टिकल 19 क्लॉज ए क्लॉज डी, जहां पर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि आप कहीं भी घूमोगे, पर कहाँ नहीं घूम सकते वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला एरिया है। वहां जाना है तो आपको वहां का परमिट लेना पड़ेगा। और जाता भी कौन है वहां पर? जो धर्म प्रचार करने जाने वाले हो मोस्टली, या फिर जो भी एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी स्टडी करने जाने वाले हो, या फिर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट। और गवर्नमेंट इनको परमिट्स देती है, अदरवाइज और किसी को परमिट नहीं देती। गॉट इट? लिखिए इसमें, दोनों हो गए। फर्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट कि वहां पर तो कोई नॉर्मल जनरल पब्लिक नहीं जा सकती। बिल्कुल लगेगा वहां पर, लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो तो हमारे पास आर्टिकल 300 क्लॉज ए के अंडर रिटर्न है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो कोई और पर्सन उसमें इंक्लूड नहीं होगा, कोई और उसमें आप ऐसे ही पैर नहीं घुमा सकता। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी ये जमीन है और आप बिना पूछे अंदर आ रहे हो, तो इट्स अ सिविल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस अनटिल और अनलेस आपने हाथ नहीं उठाया। आपने हाथ उठाया तो दोनों हो गए, सिविल प्लस क्रिमिनल। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई। So it is freedom of residence. इसमें लिखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस under article 19 clause 5, there are two grounds। 6 लिख लो यार, 19 clause 6 नहीं, एक्चुअली में हमारे पास 5 में ही है ये, बिकॉज दे बोथ आर सेम। ऐसे मतलब आप मूवमेंट जो कर रहे हो वो भी डिटो सेम है, और जो हमारे पास रेसिडेंस कर रहे हो वो भी हमारे पास डिटो सेम है, कि आप कहीं जाके रुक भी नहीं सकते और आप उनके एरिया में जा भी नहीं सकते। दैट्स व्हाई इट इज 19 क्लॉज 5। इसमें भी हमारे पास 19 क्लॉज 5, तो जैसे ये थी सेम एज लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में ये क्या किया, समझ में आया आपको? ये समझ में आया ना बाकियों को? ठीक है, तो लाइक इससे पहले हमने 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी में देखा था फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वहां के ऊपर दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, और सेकंड जो चीज थी, आप शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रोटेक्टेड एरियाज में भी नहीं जा सकते। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है कि आप कहीं पर भी रुक सकते हो, इट इज ऑल अबाउट द फ्रीडम। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हो, ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है हमारे पास हमारा 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई। अगेन इसके भी अगेंस्ट में दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस वही हैं जो इससे पहले हमने पढ़ी हैं। वो क्या कि कोई भी अगर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो तो आप वहां जाकर नहीं रह सकते। सेकेंड चीज कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला कोई एरिया हो तो आप वहां पर भी जाके नहीं रह सकते, रहना है तो परमिट लेना पड़ेगा आपको। तो सेम चीजें हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड 19 क्लॉज 5 ओनली। ओके, नेक्स्ट वन लिखिए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ। 1 क्लॉज एफ, that is all about freedom of occupation, freedom of profession, occupation, comma trade, trade और business। So reasonable restrictions में लिखिए इसमें, there are three
on three grounds. On three grounds. Like first one is by state making any law regarding to, by state making any law regarding to protecting public interest, protecting public interest, and second one is establishing professional technical establishing professional technical education for profession oblique occupation, comma trade or business, comma trade or business. Next is 19 clause 6. नेक्स्ट इज इसके अंडर जो थर्ड कैटेगरी है, इनेबलिंग स्टेट टू कंडक्ट एनी ट्रेड और बिजनेस, इनेबलिंग इंपॉर्टेंट है वाला, इनेबलिंग स्टेट टू कंडक्ट एनी ट्रेड और बिजनेस excluding citizens wholly or partially, wholly और partially. फिर आप जो राजा जी नेशनल पार्क के अंडर से जाते हैं वहां पर कॉन्वॉय लगता है रात के 8 बजे के बाद से, ठीक है, याद रखिएगा सब लोग. नेशनल पार्क का ये गाइडलाइन है, अगर रात के 8 बजे के आप जा रहे हो तो 15 गाड़ियों की कम से कम फ्लीट होनी चाहिए, और कम से कम ऐसा जरूरी नहीं है कि होनी ही होनी चाहिए. अगर एक रीजनेबल टाइम में गाड़ियां नहीं आ रही है तो आपकी गाड़ी के आगे भी फॉरेस्ट की गाड़ी रहेगी और पीछे भी गाड़ी रहेगी. टाइमिंग्स आर बियॉन्ड 8, ठीक है, होता ही होता है. हाँ भैया अभी भी है. सो इट इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 19. ये चीज याद रहेगी आपको. थर्ड ये लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले में हमारे पास क्या है, फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमने बोला कि प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं. लाइक इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर यू कैन, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो आप कर सकते हो. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और आप चले डॉक्टर बनने. या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पास आर्किटेक्चर की डिग्री नहीं है और आपने पूरी तरीके से मैप डिजाइन किया और उसको पास करवाने. अगर आप जेई नहीं हो, इंजीनियर नहीं हो, तो एमडीडीए आपका घर अप्रूव नहीं करेगा. ये बात आई थिंक आप लोगों को पता होगा. तो ये कुछ प्रोफेशंस हैं जहां पर गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर एजुकेशन बोला हुआ. सो इट वाज इन योर सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास है कि गवर्नमेंट कुछ एक्सपर्टाइज पर्संस को चुनना चाहता है तो वो एग्जाम उस हिसाब से कंडक्ट करवाता है. लाइक अगर उन्हें जियो साइंटिस्ट चाहिए तो उसमें वो बोलते हैं कि मास्टर्स इन जियोलॉजी होना चाहिए. अगर उनको आपने देखा होगा, आप ईपीएफओ का एक पेपर भरते हैं, वहां पर लिखा रहता है कि आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, बट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है. लाइक आपके भी सेम मार्क्स, उस पर्टिकुलर पर्सन के भी सेम मार्क्स, बट उसके पास मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपके जगह पर उसको प्रेफरेंस दी जाएगी. तो ये कुछ जगहें हैं जहां पर गवर्नमेंट खुद से इंड्यूस करके बताती है कि यहाँ पर हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, तो आप कुछ भी कर रहे हो इस वाले ट्रेड में नहीं आ सकते. और लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर गवर्नमेंट बोलती है ये मेरा स्पेयर है काम करने का, लाइक एटम एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ थिंग्स, एटॉमिक बम्स का एक सिनेरियो आप मान के चल सकते हैं. तो गवर्नमेंट ने अभी तक वो प्राइवेट पीपल्स के लिए ओपन नहीं किया है. गवर्नमेंट बोलती है इसमें जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सिर्फ हम करने वाले. तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पर गवर्नमेंट फुल्ली और पार्शली ओपन कर सकती. जैसे अभी रिसेंट टाइम में हमने
रेलवेज को पार्शियली ओपन करने की कोशिश करी है। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 19। आप फिर मैं बोल रहा हूं आपको आर्टिकल 19 क्लॉज ए में क्या है पता होना चाहिए, बी सी डी ई एफ तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नाउ इसके अगेंस्ट में भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किसमें कितनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं नंबर्स में। देन क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो भी पता होना चाहिए। सर से आप इसके रिगार्डिंग जितनी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, एक एक पॉइंट के अगेंस्ट में एक एक केस लिख सकते हैं, ठीक है? वो आपके लिए मेंस में बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू protection in respect to conviction for offenses, conviction of offenses. Okay, it is most important. आप लोगों को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। कल की डेट में आप कुछ गलती करें और आपको पुलिस उठा के ले जा ले और दबा के वरम पट्टी करवाने वाली स्टेज पे ले जाके छोड़ दे, तो यही वो आर्टिकल है जो आपको बचाएगा। रुस्तम पिक्चर देखी किसी ने? वहां पर भी इसका यूज हुआ है, उस टाइम पे जूरी बैठती थी, ठीक है? वेरियस मूवीज में आपने देखा होगा कि एक पर्सन के ऊपर 2 चार्जेस नहीं लगते, क्रिमिनल ऑफेंस बियॉन्ड द डेट नहीं लगता, वो सब कुछ इसी में है। आपने देखा होगा एक निर्भया केस हुआ था 2012 आई थिंक, तो उसमें हमारे पास मेन कन्विक्ट जो थे उसमें से एक अंडर एज था, तो सबने बोला उसको फांसी होनी चाहिए, बट हमारा जो कानून है उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें बोला कि ये माइनर है तो इसको छोड़ा जाना चाहिए। तो उस पर्सन को पर्टिकुलरली छोड़ा भी गया और साथ में मशीन, 2 सिलाई मशीन भी उसको दी गई कि वो अपनी आजीविका चला सके। और इवन 2 साल तक उसके पास 2 कांस्टेबल्स भी थे कि कोई जनरल पब्लिक उसको हार्म ना कर दे, ठीक है? लाइक वीवीआईपी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 20। थोड़ा सा लिखें फिर मैं समझाता हूं इसमें केसेस। फर्स्ट वन इज it provides 3 safeguard to person. It provide 3 safeguard to persons accused of crime. Person accused of crime. First one is Article 20 Clause A. Sorry, 20 Clause 1. 20 Clause 1. That is ex post facto law. Ex post facto law. Ex post facto law. It means no person shall be convicted. No person shall be convicted of any offense except for the violation of law enforced, अंडरलाइन कीजिएगा, लॉ enforced, FORCE, फोर्स। अरे वो जॉन अब्राहम वाली मूवी, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो कोई भी कानून जो कार्य मतलब जो चल रहा है, जो मॉडस ऑपरेंडी में रन है, जो कार्यप्रणाली में चल रहा है, उसके अगेंस्ट में जाकर कोई भी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया तो उसके ऊपर केसेस होंगे। याद रखिएगा, उसके ऊपर केसेस होंगे। यहां पर ये चीज लिखी हुई है। सेकेंड चीज, अगर कोई लॉ अभी तक नहीं बना है और आपने वो ऑफेंस कर दिया तो
जुडिशरी आपके अगेंस्ट में जाकर फैसला नहीं दे सकती। चलो इसमें एक चीज समझते हैं। हमारे जो न्यू मतलब जो आईटी लॉज आए हैं वो अभी रिसेंटली 2012 के 2016 के अराउंड आए हैं। तो उससे पहले जितने भी आईटी में केसेस बने हैं, क्रिमिनल ऑफेंस हुए हैं, उन सब बंदों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास कोई कानून ही नहीं था। तो किसके अगेंस्ट में हम चार्जशीट फाइल करें? गलत किया उन्होंने, बट हमारे पास कोई उसके रिलेटेड कानून नहीं, तो उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगेगा। वर्ड याद रखिएगा, क्रिमिनल। सिविल ऑफेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे चाचा के लड़के ने मेरी जमीन हथिया ली, वो हत्याई 2002 में, कानून बना आज, और हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि ये 1990s से लागू होगा, तो मैं अब अपने चाचा के लड़के के खिलाफ केस कर सकता हूं। गॉट इट? लेकिन मेरे चाचा के लड़के ने मेरे बैंक अकाउंट से आईटी के थ्रू पैसे उड़ा लिए 2008 में, कानून बना आज, तब मैं उसके खिलाफ केस नहीं कर पाऊंगा कि भैया इसे उठाकर जेल में डालो। मॉनेटरी, देखो मॉनेटरी भी है प्लस क्रिमिनल भी है। तो मॉनेटरी वाला तो मैं उसे बोलूंगा जितने पैसे चुराए हैं मुझे वापस कर दे, लेकिन मैं बोलूं कि इस वजह से जिसे जेल में डाला जाए, वो नहीं हो पाएगा। क्रिमिनल ऑफेंस बियॉन्ड द डेट जाकर गवर्नमेंट लागू नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ सिविल ऑफेंस लागू कर सकती है। याद रहेगी बात? तो इट वॉज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 20 क्लॉज 1। आगे लिखिए इसी में, सच प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई इन अ केस ऑफ, such protection is not apply in the case of preventive detention. Okay, there are two words. First one is the preventive detention and second one is punitive detention. Punitive is like आप punished हो, आपने कुछ क्राइम किया है, जुडिशरी ने आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया है, अब जो आपको बोला जाएगा, आप अब जो आपको जेल हुई है, दैट इज नोन एज प्यूनिटिव डिटेंशन। और कुछ आप गलती करने वाले हो, हमें इस चीज का अंदेशा है, तब आपको घर में नजरबंद करके रख दिया जाए, दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये दोनों चीजें याद रहेंगी। प्यूनिटिव इज जब आप क्रिमिनल हो और आपका जो भी ऑफेंस है वो जुडिशरी ने मान लिया कि हाँ भाई इसने गलती करी है, अब इसे उठा के 2 या 4 साल की जेल कर दो, दैट वर्ड इज प्यूनिटिव डिटेंशन। ओके, आप कुछ करने वाले हो ऐसा हमें अंदेशा है, लाइक महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती को उठा के 4 साल तक घर बंद रखा, क्या है वो? इट्स अ प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर वो बाहर आएंगी, कुछ ऐसा भाषण देंगी जिससे कि हमारे देश की अखंडता के विरुद्ध जाएगा, अखंडता के खिलाफ जाएगा, तो इसलिए उठाकर उन्हें घर में ही बंद रखो, दैट इज प्रिवेंटिव, बचने की वजह से। ओके, so such protection does not apply in the case of preventive detention. Next one is article 20 clause 2. 20 clause 2, it means double jeopardy. Double jeopardy. ओके, एक ही सजा के लिए आपको 2 बार, मतलब एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती। चलो समझते हैं इसको। खून चाहे 1 करो चाहे 100, सजा तो एक ही है ना? चोरी चाहे 1 घर में करो चाहे 4, सजा तो एक ही है। कोर्ट में खड़े होकर 4 को थप्पड़ मारो चाहे 8 को, अगेन सजा तो एक ही है। समझ में आ रहा है आपको? सेम क्राइम अगर हो, उस क्राइम के अगेंस्ट में जाकर आपको कोर्ट बार बार सजा दे एक ही केस के लिए, वो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, मैंने किसी को मर्डर कर दिया, वो बंदा मर गया, अब गवर्नमेंट मतलब जुडिशरी ने बोला कि हाँ इसने गलती करी, इसे उठाकर जेल में डाल दीजिए, मैंने अपनी 4 साल की सजा काट ली। अब पुलिस को नया एविडेंस मिला कि उस केस में मैंने और ज्यादा हीनियस क्राइम किया,
तो अब क्या मेरी सजा को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? अब नहीं कर सकते, ठीक है। हीनियस क्राइम का मतलब वो नहीं था जो आप लोग सोच रहे हो, मतलब चाकू वाकू से काटा ऐसा कुछ सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अब जुडिशरी मेरा केस, मतलब मेरी जो सजा है और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती। एक बार जो मुझे सजा मिल गई एक केस के रिगार्डिंग, अब मेरी दोबारा सजा नहीं मिलेगी पर्टिकुलर केस में। सो इट इज ऑल अबाउट द डबल जियोपार्डी। लिखिए, नो पर्सन शैल बी pursued and punished. No person shall be pursued and punished for the same offense more than once. For same offense more than once. देखो, हर चीज का तोड़ है, लिखना मत इस चीज को बिल्कुल भी, बस याद रखना पुलिस वाले अच्छे खासे ज्ञानी होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बाई चांस डबल जियोपार्डी आ गए तो क्या कैसे, मतलब पुलिस वालों के हाथ में भी 100 हथकंडे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ज्वेलरी शॉप में गए, वहां पर चोरी भी हुई और मर्डर भी हुआ, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, अलग अलग केसेस बनाएंगे, चोरी का अलग बनाएंगे और मर्डर का अलग बनाएंगे, और ये दो केसेस को अलग अलग ट्रायल में पेश करेंगे, तो आपको अलग अलग सजा होगी। चोरी के लिए 2 साल की, मर्डर के लिए 7 साल की। अब ये मत सोचना कि 7+2 मतलब उस 7 में ही 2 इंक्लूड होंगे, नहीं, आपको 7+2 का हिसाब से मिलेगा, आपको 9 साल की सजा होगी। ऑल दो डबल जियोपार्डी नहीं है, लेकिन आपने ऑफेंस क्या क्या किए वो चीज हमारे पास अलग अलग सेक्शन के हिसाब से वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने किसी के साथ मॉलेस्टेशन किया और उसके बाद मार दिया, आपने इन द सेंस कोई भी हो सकता है वो आप में, तो पुलिस वाले मॉलेस्टेशन के लिए अलग सेक्शन लगाएंगे और देन हमारे पास आपके मर्डर के लिए अलग चार्जेस लगाएंगे, तो केसेस में आपकी सजा को और बढ़ा देते हैं। समझ रहे हो ना? तो मत भिड़ना, इज सिंपल थिंग। नहीं, हीनियस क्राइम के हिसाब से होती है। लाइक अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, जज के प्रीव्यू के ऊपर होता है वो टोटली, 2 से लेके 7 साल तक की सजा, जैसे पूरा का पूरा हिसाब है। हम देखते हैं कि सामने वाले ने किस हिसाब से मारा। एक ही केस है, लाइक चोरी और मर्डर इज डिफरेंट थिंग। अब मर्डर कर दिया, मर्डर से पहले अब तुम उसमें लगाओ कि अटेम्प्ट टू मर्डर किया, देन उसने मर्डर किया, भाई मर गया वो, तो केस उसमें एक केस बना। लेकिन जैसे उसके घर से चोरी भी करी फिर उसको मारा, तो यहां पर वो 2 केस बना। उसके उस वो तो मर्डर नहीं किया ना, मतलब उस वाले मर्डर की सजा मिली है। अगर उससे पहले कोई मर्डर किया तो उसके लिए अलग केस चलेगा, उसके लिए अलग सजा मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिलेगी। अगर आपने मुझे मारा तो आपको सजा मिलेगी, मेरे साथ साथ किसी और को मारा तो उसके लिए अलग सजा मिलेगी। एक ही टाइम पे आपने मारा तो आप कर सकते हो कि भाई मेरे को इन दोनों ने मिलके मारने की कोशिश करी और मैंने अपनी प्रोटेक्शन की वजह से इन दोनों को उड़ा दिया, तो आपकी जो 7 साल वाली सजा थी वो भी शायद 2 या 3 साल में कन्वर्ट हो जाए। यही तो रुस्तम मूवी में दिखाया गया है टोटली। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 20 clause 3। 20 clause 3, most important, prohibition against self, prohibition against self in criminalization, against self in criminalization। ओके, इसमें लिखिए, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, नो पर्सन शुड बी, नो पर्सन accused of an offense shall be compelled compelled to be a witness against himself, to be a witness against himself। अगेन इंपॉर्टेंट वन, आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि पुलिस वाले
मार पीट के आपसे उगलवा लेते हैं कि आपने गलती करी, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वो जो उगलवाया था, लिखवाया था, जो भी साइन करवाया था, वो मान्य नहीं होता है। आपको कोर्ट के सामने जाके अपनी जो भी गलती करी है आपने, वो मानना पड़ेगा, अपनी गिल्ट को प्लीड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस नहीं लगता है। तो इट वाज इन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कि आपने कोई गुनाह किया और आप उसके लिए चले गए। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने किसी का मर्डर किया, ठीक है, और मर्डर करने के बाद मैं पुलिस वालों के पास जाके बोलता हूँ कि लो भाई मुझे अरेस्ट कर लो कि मैंने एक खून किया है। अब पुलिस वाले मुझे ले जाएंगे कोर्ट में और वहां मैं मुकर गया। समझ रहे हो भाई, ये तो मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आया। अब ये पुलिस वालों के ऊपर है कि वो इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे। लाइक मैंने उन्हें बताया कि मैंने मर्डर किया, सिर्फ पुलिस वालों को बताया, याद रखिएगा, जज को नहीं बोल रहा हूं। जज को बोलते ही साथ केस हो जाएगा और सीधा जेल। देन आई एम इन प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, अब ये पुलिस वालों का काम है कि वो सबूतों को ढूंढे, ये मेरा काम नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये यहाँ पर नॉर्मल है कि अगर मैंने कोई गलत गुनाह किया है और मैं उसी का एक वो बन जाता हूँ चश्मदीद गवाह, तो उस मेरी गवाही मानने नहीं हो। मेनली ये बात। सो इट्स ऑल अबाउट द आर्टिकल 20। यहाँ पर है 20 में हमारे पास प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव भी आता है, लेकिन पीसीएस के प्रीलिम्स में आज तक वो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए कि प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन किस हिसाब से रखा जाता है, उसमें कौन कौन पर्सन्स होते हैं जो बताते हैं कि हाँ इस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है। उसमें हमारे पास हाई कोर्ट के जज की जितनी पावर होनी चाहिए आपके पास, उतनी एजुकेशन होनी चाहिए। वो पर्सन्स ही होते हैं जो कम्युनिटी फॉर्मुलेट करते हैं और बताते हैं कि इस पर्सन को प्यूनिटिव डिटेंशन में रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है। कितने टाइम तक? अप टू 3 मंथ्स। एंड बियॉन्ड 3 मंथ्स अगेन वो कमिटी बैठती है, फिर बोलती है इसका टाइम पीरियड बढ़ा दीजिए, अगेंस्ट बढ़ा दीजिए, और इसको और अगेन 1 साल के बाद अगर हमें बढ़ाना होता है तो हमें वहां की कोर्ट से पावर लेनी। इट वॉज रिटन इन एनसीईआरटी 2, बट इट इज नॉट सो दैट मच इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, मेंस में हमारे पास पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 that is protection of life, protection of life and liberty, protection of life and liberty। देखिए ओके, 21 और 22 को एक साथ ही देखते हैं हम। एक बार आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से आर्टिकल्स नहीं छीने जाते आपसे। तो 2021 इज द आंसर। ओके, सो 21 एंड 22 को एक साथ भी लिया जाता है। तो लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू फोल्ड गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू फोल्ड गारंटी। फर्स्ट वन इज no person shall be deprived of his life no person shall be deprived of his life and personal liberty, personal liberty except accordance to the law, except accordance to the law। Done? So यहीं से 2011-12 में यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया की डिबेट स्टार्ट हुई है। एथिक्स में इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। सेकंड, इसमें इसके अंदर सेकंड पॉइंट लिखिए सेफगार्ड अगेंस्ट द arbitrary action, safeguard against arbitrary action and detention क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप की
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करता है पर्सन्स को। दिस इज आर्टिकल 22 जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाया है। तो पर्सनल लिबर्टी चाहिए आपको, तो उसी का सब पार्ट आर्टिकल 22 के अंदर इंक्लूड होता है। ये ऐसा नहीं कि स्टेट ने उठाया और उठा के सीधा जेल में डाल दिया। अगर वो डाल रहा है तो आपको एक बताएगा कि आपको जेल में क्यों डाला गया है, और एक दिन के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो इट वाज इन आर्टिकल 22। अगर आपको लिबर्टी है तो लिबर्टी का कुछ पोजेस करने का पार्ट आपके आर्टिकल 22 में भी जाता है। तो आर्टिकल 21 इज ऑल अबाउट फ्रीडम एंड लिबर्टी। अब फ्रीडम किस किस चीज की है, रिसेंटली क्या इंक्लूड हुआ है आर्टिकल 21 में? लीगल एड वाज इन डीपीएसपी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी अभी रिसेंटली इसी पास्ट वीक में बोला है। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स के साथ आप लोग अपडेट हैं। नहीं, और इंडिया में तो अभी कुछ है ही नहीं इसके रिगार्डिंग चीजें। केस हुआ था पर वो हमारी गवर्नमेंट म्यूट है। एथिकल केसेस है वो, और कुछ नहीं। ओके, क्लीन एनवायरनमेंट याद रखिएगा। तो अगेन, क्लीन एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। ये रिसेंट अपडेट हुआ है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो लिखिए इसके आगे, प्रायर टू मेनका गांधी केस, प्रायर टू मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस कब था? ईयर्स याद रखिए, यूपीपीसीएस बहुत अच्छा है, वो एक साइड केस बताता है, दूसरे साइड ईयर आपको वहां पर भी मैच करने के लिए आ जाता है। प्रायर टू मेनका गांधी केस 1978। अच्छा, ये केस था क्या? केस याद है कुछ? केस लॉस पढ़े हैं? एवी अवस्थी जी की किताब है, पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से केसेस बताए जाते हैं। लाइक हमारी गवर्नमेंट ने बोला मेनका गांधी जी को, आप हमारी टेरिटरी के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो मेनका गांधी जी ने सीधा केस किया इक्वालिटी को लेकर, आर्टिकल 14 को लेकर, आर्टिकल 15 को लेकर, एंड आर्टिकल 19 और 21 को लेकर। ये चार केसेस, चार लॉज को लिया, चार आर्टिकल्स को लिया और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चली गई। तो गवर्नमेंट मतलब कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इक्वालिटी के बेसिस पे तो आप नहीं जा सकती। आर्टिकल 19 जो आप बोल रहे हैं कि कहीं पर भी आप मूव करेंगे तो वो विद इन द इंडिया आप टेरिटरी में मूव कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 का परव्यू बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है। लाइक 19 में हमारे पास क्या है कि आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी रिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 का परव्यू है क्योंकि आप ह्यूमन हैं तो आप बाहर भी जा सकते हैं, आपको जीने का अधिकार है, आपको सोने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पढ़ने का है, लिखने का है, सब इसमें इंक्लूड कर दिया है हमने। तो आर्टिकल 21 इज समवट लाइक दिस वन, आर्टिकल 19 इज दिस। 21 बहुत बड़ा है, लाइक इसमें अभी लिखते चलिए। आर्टिकल 21 गारंटी, आर्टिकल 20 prior to Menka Gandhi case 1978, Article 21 guaranteed the right to life and liberty against the executive, against the executives. But now, but now it protects us from, but now it protects us from legislative actions too. TW वाला 2, ठीक है? Legislative actions too. Even it includes जो मेजर इंपॉर्टेंट है, वैसे वही वाले पार्ट लिखवा रहा हूं। सबसे पहले तो लिख लीजिए राइट टू हैव क्लीन एनवायरमेंट, रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है ये, राइट टू हैव क्लीन एनवायरमेंट। देन जो इंपॉर्टेंट है अब लिखिए, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी,
right to life with human dignity. Next is right to livelihood, right to livelihood, right to privacy. सिर्फ वर्ड्स लिखते रहिएगा, राइट टू घर जाके लिखना. राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए ई संजीवनी. ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें आप वीडियो कॉल करो, एक बढ़िया सा डॉक्टर आपको बताएगा, अपनी बीमारी को बताइए और वो आपको बताएगा कि क्या क्या किया जा सकता है. कोविड के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था, जब आप फिजिकली नहीं जा सकते थे तो वीडियो कैम के थ्रू आप ये सब कुछ कर रहे थे. नेक्स्ट लिखिए इसी में, राइट अगेंस्ट सॉलिडरी confinement, SOLIDARY, solitary confinement, CONFINEMENT, confinement. जेल में भी आपको अकेले नहीं रखा जाएगा, लेकिन हर किसी के साथ तो नहीं होता है ऐसा. राजीव गांधी के हत्यारे को देखो, उसकी वाइफ ने खुद बोला यार ऐसे इसे अकेले रखने से अच्छा है कि इसे मार दिया जाए. फिर राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने अपना बड़ा दिल दिखाया और बोला कि इसको रिलीज कर दिया जाए. फिर मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि हम हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने मारा है हम उसको रिलीज नहीं कर सकते, हम उनको फांसी चढ़ाएंगे. कंट्रोवर्सी सुनी है ये चीज, एथिक्स में आने के 99% चांसेस हैं कि सॉलिडरी कंफाइनमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ह्यूमन राइट कमीशन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ऑल्दो उन्होंने क्राइम किया है लेकिन है तो ह्यूमन ही. एथिक्स पढ़ेंगे ना कभी आप लोग, मेनली जब एथिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप ग्रीक फिलॉसफी भी देखेंगे कि उनका क्या नजरिया था क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग. अरब, ईरान, ये जो ईरान वाली कंट्रीज है, ईरान, इराक, ठीक है, अफगानिस्तान इवन, आप इनका नजरिया देखेंगे कि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट क्या होता है. आप इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से देखेंगे कि क्रिमिनल्स को चेंज किया जा सकता है. ठीक है, आप रशियन के हिसाब से देखेंगे कि क्रिमिनल्स को कभी चेंज नहीं किया जा सकता. वहां पर आपको मजा आएगा पढ़ने में. वहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट भी कोट करते हैं गांधी जी का, वही आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. इसके अगेंस्ट में भी अरब में एक से है, कभी पढ़ा ही नहीं होगा आपने. एथिक्स कितनों का कंप्लीट हुआ है? एथिक्स कंप्लीट हो गया है. ये मोरालिटी में फंसाया नहीं था क्या सर ने, इस एथिकल डिलेमास में? मेंस लिखा कोई इसके रिगार्डिंग सर ने क्वेश्चंस दिए थे? कर लेना. अच्छा, ओके, इसके आगे लिखिए, अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, स्टार पॉइंट बना के, अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स. एक और लिखिए इसमें, अगेन स्टार पॉइंट बना के, राइट टू फ्रीडम, सॉरी, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट under article 21 clause A, 21A, 21A, added through 86th Constitutional Amendment Act 2002. एक और स्टार पॉइंट बना के लिखिए, राइट टू डेथ
right to death is not fundamental right, is not fundamental right under Article 21. Under Article 21, ये जो particular point है, it will help you a lot in cases regarding euthanasia and passive euthanasia. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए Article 22. Article 22. Article 22 grants protection to people. Article 22 grants protection to peoples. People हटा के person लिखिएगा. People is war term. Person definitely है. Person who are arrested or detained. Who are arrested or detained. Next is detention. Detention is of two type. Detention is of two type. First one is punitive, P-U-N-I, punitive, P-U-N-I-T-I-V-E, punitive, and preventive, P-R-E-V-E-N-T-I-V-E, preventive. Punitive detention is to punish a person. Punitive detention is to punish a person for an offense committed by him, underline कीजिएगा, committed by him after trials, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, after trials and conviction in a court, and conviction in a court. अगेन इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा. कोई लॉयर आपको समझाएगा इस लाइन को तो एक किताब में समझा देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लिखिए प्रिवेंटिव मीन्स detention of a person without trial. Preventive means detention of a person without trial and conviction by a person for a past offense. And conviction by a person for a past offense, but to prevent from committing an offense in the near future. But to prevent him from committing an offense in the near future. It includes, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों के चारों पॉइंट्स, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है. इट इंक्लूड्स, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ground of arrest. Next is right to be defend by lawyer of his own choice. हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा कि पुलिस वाले आते हैं और पर्सन बोलता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा अनटिल और अनलेस मेरा लॉयर हो. कभी इंडियन पुलिस में देखा है ऐसा? इंडियन मूवीज में देखा है? बहुत ही रेयर. इंडियन पुलिस क्या, मूवीज में बता रहा हूँ मैं, नॉर्मली इंडियन पुलिस क्या कहते हैं, पहले धरती है, मतलब उठा लेती है, फिर थोड़ा सा मालिश वालिश करती है आपकी, देन कहीं जाकर आपके लॉयर को बुलाया जाता है. ये इंडियन सिनेरियो है. बाहर वाला क्या सिनेरियो है, आपके पास पुलिस आएगी, पुलिस आपको बोलेगी कि आपने ये ऑफेंस किए हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं आपको जवाब सिर्फ तब दूंगा जब मेरा एक लॉयर यहाँ पर होगा. लॉयर जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा.
समझ लो, एक ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, अदर इन द सेंस लाइक डेवलप्ड कंट्रीज। छोड़ो, ये बहुत भयंकर था क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो सकते हैं। लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन बना है प्रीलिम्स में, वहां पर क्वेश्चन बना है कि किस हिसाब से बेल प्रोवाइड की जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, क्या हो अगर आप लोगों के पास इतने पैसे ना हो कि आप अपनी चॉइस का लॉयर ले सको? बिल्कुल। देखो ना, समझो वर्डिंग को, समझो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है राइट टू बी डिफेंड बाय द लॉयर ऑफ इट्स ओन चॉइस। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं चाहूं कि राम जेठमलानी स्वर्ग से वापस आके मेरा केस लड़े, ये तो ओन चॉइस तो वही वर्ड है ना। आप कैपेबल भी होने चाहिए उनकी फीस पे करने के लिए। और सेकंड चीज है कि उस पर्सन की भी खुद की लिबर्टी है कि वो आपका केस लेना चाहता है या नहीं। ठीक है, ऑन चॉइस का इसका सिंपल मतलब नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन, सेकंड पर्सन भी अवेलेबल हो और वो आपका केस लेना चाहता। अगर नहीं तो पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी, देन कोर्ट आपको असाइन करेगा एक लॉयर। पुलिस खुद से असाइन नहीं कर सकती। गॉट इट? तो इट सिंपली मीन्स कि आपके ऊपर ऑफेंस लगा है, आपको कोर्ट ले जाएंगे, देन आपको जज साहब एक नया लॉयर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसमें लिखिए आगे थर्ड पॉइंट, राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। याद रखिएगा, इसमें जर्नी का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। वाली पिक्चर देखिए, शूट एट वाडाला, देखिए उसमें जॉन इब्राहिम होता है आई थिंक, शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वो अनिल कपूर। तो उसमें क्या होता है, उसको गोली मारते हैं और घुमाते रहते हैं। देखा है ना आपने? एक्चुअली में वहां पर ऑफेंस क्या था, उसको हॉस्पिटल लेके जाने की बात करी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाने के लिए भी उसे घुमाते रहते हैं, और जिसमें टाइम इंक्लूड नहीं होता। ये चीज याद रखिएगा। छुट्टियां भी इंक्लूड नहीं होती गवर्नमेंट वाली। यही रीजन है कि आपको फ्राइडे की शाम को उठाया जाता है। जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं जिनको पुलिस वालों के पास ले जाके थोड़ी खातिरदारी करनी होती है, तो उनको फ्राइडे की शाम को उठाया जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे कोर्ट ऑफ रहते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा, ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता और गवर्नमेंट हॉलीडेज इंक्लूड नहीं होते। कल की डेट में अगर आप आईएएस बन जाते हो और आपके खिलाफ कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, पर्सनल वेंडेटा, तो आप भी उसके साथ यही करने वाले हो। डंडे पे कपड़ा लगा के मालिश की जाती है, जिसका निशान सामने वाले को ना दिखे, अगर नॉर्मली मेडिकल होता भी है तो। कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लीजिए, हर चीज का तोड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेट्रोल पिला दिया जाए तो वो कोई भी मेडिकल टीम एडवाइस नहीं कर सकती कि आपके ब्लड में ये ट्रेसेस कहाँ से आए हैं। सेकेंड डिग्री टॉर्चर। अच्छा, टॉर्चर की भी 4 स्टेजेस है, पता है ना? चौथी में तो इंसान क्या भगवान भी बोल देंगे आके, शैतान भी बोल देंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेज तक पहुंचते पहुंचते सारे इंसान उगल देते हैं। फर्स्ट स्टेज में नॉर्मल रखा जाता है। छोड़ो, लिखिए आगे, नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। फोर्थ पॉइंट है इसका, नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स except by the order of magistrate, except by the order of magistrate. No detention beyond 24 hours except by the order of magistrate. So इसको कैसे बाईपास करती है हमारी पुलिस? नहीं नहीं, वो तो कागजों में दर्ज करना पड़ता है ना उन्होंने कि हमने आपको उठा लिया।
इसको हमारी पुलिस इस तरीके से बाईपास करती है, आपको उठा के हवालात में डाल दिया और कोई भी चार्जशीट नहीं फॉर्मुलेट करी। कागजों में तो आप आए नहीं हो उनके पास, सीसीटीवी कहीं जगह पे लगे नहीं है, तो आप तो अपने घर में बैठे हो और यहाँ पर पुलिस आपकी खातिरदारी कर रही है, कागजों में आप अरेस्ट हुए नहीं हो। तो यहाँ पर नॉर्मल पर्सन क्या करता है, अपनी रिट का यूज करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, इसके आगे लिखिए, नो लो, नो नो लॉ, नो लॉ। अच्छा, ये सिर्फ रूरल एरियाज में होता है, अर्बन एरियाज में करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नो लॉ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन shall authorize the detention. No law providing for preventive detention shall authorizing the detention of a person for longer period than 3 months. अंडरलाइन कीजिएगा, than 3 months. यूपीएससी ने इसे 6 मंथ करके पेश किया था लोगों के सामने, तो इट्स इज 3 months unless an advisory board consisting of a person who are qualified to be an appointed as judge of high court, who are qualified to be appointed as judge of high court and has reported before the expiry of said period. 3 महीने का जो पीरियड है उससे पहले ही उस कम्युनिटी बिठानी पड़ेगी और उस पर्सन से बुलवाना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके बाद एक और लिखिए, दिस राइट इज नॉट अवेलेबल, जितना भी है मैंने आपको बताया, दीज राइट आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी, these rights are not available to an enemy, an alien, and a person arrested under punitive detention. Got it? सो ये जो हाई कोर्ट वाली लाइन है उसे भी अंडरलाइन कीजिएगा। ये क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पर्सन की, और जो एक कमेटी बैठती है उसमें सिंपल सा फंडा रहता है कि आपको हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन वाले जज पर्सन चाहिए, हाई कोर्ट का पर्सन नहीं चाहिए, हाई कोर्ट का जज नहीं चाहिए, हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन वाले पर्सन चाहिए। तो यहाँ गवर्नमेंट अपना गेम खेलती है। हाई कोर्ट का जो जज होगा वो किसी के भी झांसे में नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज उसका जितना भी एक्सपेंस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जा रहा है। लेकिन वर्ड हियर यूजेस पर्सन फॉर नॉलेज और क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज। तो यहाँ पर न्यूमरस पर्संस मिलते हैं, वो बहुत लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने 10 साल तक प्रैक्टिस करी हुई है हाई कोर्ट में और जो कि क्वालिफाइड है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। गवर्नमेंट उन लोगों की एक कमेटी बिठाएगी और उसके थ्रू बुलवा देगी कि इसको अभी भी डिटेंशन में रहना चाहिए। अब खत्म। तो गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, जितना लंबा रखना है रखो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23 and 24. Article 23 and 24, that is right against exploitation, right against exploitation,
सो अभी तक तो आर्टिकल्स आपको याद रखने वाले थे। 23 और 24 में बहुत कंफ्यूजन होता है कि विच वन इज रिगार्डेड विद द वुमेन एंड विच वन इज रिगार्डेड टू द चाइल्ड और चिल्ड्रन। कैसे याद रखा जाएगा? पहले माँ आई, फिर आया बच्चा। तो 23 इज टॉकिंग अबाउट द वुमेन एंड 24 इज टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन। याद रखिएगा, ठीक है? देखिए 23, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट एक्शन ऑफ स्टेट, protect individual against action of the state and private citizens, state and private citizen. This right is available to both. This right is available to both citizen and non-citizen. Citizen and non-citizen. Article 23, Clause 1 prohibit trafficking in human being. Article 23, Clause 1 prohibit trafficking in human being and forced labor. जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया था वो था देवदासी, ठीक है? और देवदासी नॉर्थ इंडिया का वर्ड नहीं है, साउथ इंडिया का वर्ड है। वहां पर ऐसा होता है कि फैमिली की जो सबसे बड़ी लड़की होती है उसको बचपन में ही भगवान को दान दे दिया जाता है। और जितने भी, अच्छा ये होता क्यों है, इसके पीछे रीजन है डिवीजन ऑफ लेबर, लाइक डिवीजन ऑफ कास्ट मेनली। अब मंदिर तो बना दिए, मंदिर को चलाने के लिए आपके पास स्टाफ भी होना चाहिए, और मंदिर में इतना पैसा नहीं है मान के चलिए, और पंडित है तो वो खुद से एक्सपेंस ब्यूरो नहीं करेगा, तो उसके लिए उसे स्टाफ चाहिए। तो वहां पर उन्होंने एक प्रथा बनाई, सो कॉल्ड प्रथा बनाई, कि फैमिली में जो बड़ी लड़की होती है वो भगवान का रूप होती है, भगवान के लिए उसको दान देना चाहिए। पुरानी प्रथा है, बट उसको उनको देना पड़ा और देते रहे लोग। जैसे ही फैमिली में बड़ी लड़की हुई उसको उठाकर दान दे दिया, किसको? टेम्पल्स को। और बाय द टाइम वो लेडीज टेम्पल की ही होकर रह गई, तो उनसे जितने बच्चे हुए वो भगवान का रूप माने गए। और अनटिल अनलेस हु नोस कि भगवान खुद कैसे आए थे, ठीक है? तो आप ये समझिए कि जितने भी उनके बच्चे हुए वो भी टेम्पल्स के ही रिगार्डिंग रहे, तो प्रोटेक्टर ऑफ टेम्पल्स कहलाए। ये याद रहेगा आपको पूरा का पूरा सीन। तो जो देवदासी प्रथा है उसका पूरी तरीके से खंडन हमारे पास आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में है, ये चीज याद रखिएगा। मोर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शंस वहां पर रहेंगे 23 क्लॉज 1, 23 क्लॉज 2, 24। ओके, तो याद रखिएगा। ये बहुत ही बुरी प्रथा थी, और साउथ में बहुत अजीब अजीब चीजें भी थी। लाइक टेम्पल्स जितने अच्छे हैं उतनी प्रथाएं उनकी अजीब भी हैं। लाइक नॉर्थ में भी है, मैं डिवीजन नहीं कर रहा हूँ नॉर्थ और साउथ का, बट ये है कि उनकी प्रथाएं बहुत गजब भी हैं, अलग ही लेवल। चोला एम्पायर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत ऐसे ऐसे राजा महाराजा देखने के लिए मिलेंगे जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं। चलो वो एशियट इंडिया में पढ़ाएंगे आपको, जो भी आपको टीचर पढ़ाएगा। बहुत गजब, लाइक परछाई देखकर मार देते हैं इंसान को, ये लिखा हुआ है उनके पास। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 23 क्लॉज 2। Nothing in this article shall be prevent state for, nothing in this article shall prevent state from imposing compulsory service, from imposing compulsory service for public purposes, for public purposes, and in imposing such services, and in imposing such services, the state shall not discriminate on the ground of
on the ground of religion, race, caste or class or any of them or any of them. So इसका सिंपल सा मतलब है कि मेल और फीमेल में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। मान के चलो कि हमारी लड़ाई भिड़ गई पाकिस्तान के साथ और किसी कारणवश हमारी फोर्सेस थोड़ी कम रह गई। लाइक मान लेते एक अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई हो गई, चाइना के साथ भी हो गई, नीचे से उस साइड से म्यांमार भी आ रहा है और बांग्लादेश भी आ रहा है और किसी कारणवश श्रीलंका भी हमारे अगेंस्ट में गया और वो भी अपनी नेवी लेकर आ गए। तो लिमिटेड पर्सन है हमारे पास इंडियन आर्मी में। अब सारे मतलब सारे फ्रंट पे एक साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तो गवर्नमेंट आपको जबरदस्ती बोल सकती है कि लो भैया 10 दिन की ट्रेनिंग काफी है, अब कूद जाओ मैदान में। लाइक ऑफ अच्छा, इट इज मोर एथिकल, इट इज मोर एथिकल देन लीगल। एग्जाम्पल आपके पास इजराइल है जहां पर आपको कंपल्सरी जाना ही जाना पड़ता है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी आजकल के न्यूज में यूक्रेन चल रहा है। वहां पर आपने पर्सन्स को देखा होगा, सिर्फ 15 डेज की उनको ट्रेनिंग मिली और वो ऑन फील्ड कूद गए। अच्छा, एग्जाम्पल में आप इसका रशिया भी डाल सकते हैं। रशिया में भी इतनी ज्यादा आर्मी की स्ट्रेंथ है नहीं, तो वहां के नॉर्मल पीपल्स को भी सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग में ऑन फील्ड उतार दिया। अगेन ये वाला फेज भी पूछा जा सकता है, जस्ट बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन डिप्लोमेट्स ने वहां से अपने 2 पीपल्स को वापस बुलाया जिनको जबरदस्ती वहां पर फौज में डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 24। अच्छा, वहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है ना। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रोहिबिट्स prohibits employment of children below 14 years of age, below 14 years of age in dangerous occupations, comma factory and mines, occupations like chemical hazardous वाली जितनी भी industries होती हैं, they were included in this. Dangerous occupations, comma factories and mines. आपको 24 में सिर्फ इतना याद रखना है, इट इज टॉक्ड अबाउट द चिल्ड्रंस। अच्छा, इसको गोला करके लिख लीजिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। ठीक है ना, जब भी आप मेंस के लिए पढ़ोगे या फिर आप लिखने बैठोगे तो वहां पर आपको इसका एस्पेक्ट दिखेगा। आर्टिकल 24 इज ऑल अबाउट द मेंस। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। इतना इनफ है आप लोगों के लिए। आज एग्जॉस्ट हो चुके होंगे आप। कल हम अपने रिलीजन वाले राइट्स कंप्लीट करेंगे। कल आपके फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड वी आर गोइंग थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज। एक चीज याद रखिएगा, मैं कल आपको फंडामेंटल राइट्स में ही कल या फिर परसों इमरजेंसी के जो जो प्रोविजंस होते हैं फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, वो भी इसी में करवा दूंगा। इमरजेंसी वाले पार्ट में हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, वहां पर हम लिख देंगे रेफर्स टू फंडामेंटल राइट्स। दैट्स ऑल। तो सी यू सून।